ये पेपर है हमारा स्कूल जनरल सोसाइटी। ठीक है, टुडेज वी आर डिस्कशन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इट वाज कल हमने क्या था गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आज हम बात करेंगे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी की असमानता के संबंध में जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या रोल है, और साथ में बात करेंगे कि हमने ये जो इनइक्वालिटी है इसको किस तरह से रिमूव करना है, किस तरह से कौन कौन से कदम इसके लिए उठाए जाने चाहिए और किस तरह से हम बदलाव जो है वो ला सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा लैंगिक असमानता के क्षेत्र में क्या है। डिस्क्राइब अमंग सम इम्पॉर्टेंट इंडियंस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ जेंडर इक्वालिटी कि जेंडर इक्वालिटी अगर हमने करनी है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट है, वो गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं वो क्या काम करती है, कौन सा रोल प्ले करती है। ठीक है, देखिए भारत देश है, इसमें क्या हम लोग यूजुअली हम लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में और इन द कंसेप्ट ऑफ कि हमने क्या करना है, महिलाओं के लिए समानता, उनके लिए समान अवसर पैदा करने हैं, लाने हैं, और क्या करना है कि हम ये देखना चाहते हैं, हम ये देखते हैं कि इस तरह से कदम उठाए जाएं कि वुमेन्स को बेनिफिट उसका ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनको इक्वालिटी का जो है अधिकार उनको प्राप्त हो। तो इसके लिए सरकारी संस्थाएं हैं चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हैं, दोनों अपना रोल प्ले करती हैं। तो क्या कहा गया है कि सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या मतलब हुआ कि हमने क्या किस बारे में बात करनी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करनी है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन वो बनाया गया 1972 के अंदर, जिसे इला भट्ट के द्वारा गुजरात में इसकी स्थापना की गई और महिलाओं को अनौपचारिक श्रमिक के रूप में पहचान देने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए इसे क्या है सेवा बैंक चलाए गए, सेवा मूवमेंट्स और सेवा भारत जैसे कुछ संस्थानों ने इस दिशा में कार्यरत आज की दुनिया में, आज के टाइम में कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑल इंडियन डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, भारतीय अखिल लोकतांत्रिक महिला संघ, उसका निर्माण किया गया। इसमें मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी महिला की एक शाखा है। 1973 के अंदर पप्पा उपनाथ द्वारा महिलाओं के अधिकारों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रयास जो है वो किए गए। ठीक है, इसी में क्या किया गया, सहयोगी क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल में एक समिति गठन की गई, त्रिपुरा में गणतांत्रिक नारी समिति का गठन किया गया ताकि जो है इस विषय पर, इस मुद्दे पर जो है वार्तालाप की जा सके। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क है, इसे बीजिंग वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान इसके बारे में एक भाग के रूप में से स्थापित किया गया। इसमें लैंगिक न्याय, जेंडर इक्वलिटी, समानता, मानवीय अधिकार, जितने ह्यूमन राइट्स हैं उनको सम्मान दिया जाए और उनको कायम रखा जाए। इस संगठन में असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड और उत्तर पूर्व के अन्य भाग जो है शामिल उनको किया गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आज़ाद फाउंडेशन। आज़ाद फाउंडेशन जो है वो किस बारे में है, शहरी भारत में रहने वाले उन गरीब महिलाओं के लिए जिनसे किसी भी तरह के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, और उद्देश्य महिलाओं क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को सम्मान प्रदान करना, समानता प्रदान करना और उनको न्याय दिलवाना। ठीक है, और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना। ये है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो किसके लिए जो है लैंगिक असमानता के क्षेत्र में अपना योगदान देती हैं। फिर है फिफ्थ है हमारा कार्यवाही, यानी कि क्रिएटिंग रिसोर्स फॉर द एम्पावरमेंट इन द एक्शन, CREA। ठीक है, तो ये किस लिए है, नारी मानवाधिकार संगठन है। इसमें जो है नई दिल्ली में भारत में स्थित है, इसकी स्थापना 2000 में की गई। इसमें दंडकारी जो है मापदंडों को चुनौती देने, आत्मविश्वास, ठीक है, और महिलाओं में नेतृत्व और समानता का निर्माण करने के लिए कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद है सेंटर फॉर सोशल रिसर्च या CSR की स्थापना 1983 में JNU में की गई। इसका उद्देश्य सामाजिक अनुसंधान, क्षमता निर्माण, वकालत के माध्यम से हिंसा मुक्त क्षेत्र और जो है राष्ट्रीय तीनों स्तरों पर इसको संचालित किया जाता है, स्थानीय क्षेत्र पर भी, क्षेत्रीय पर भी और राष्ट्रीय स्तरों पर इन जो है अनुसंधान में कार्य किया जाता है, तीनों इसमें पार्टिसिपेशन करती हैं। फिर है महिला किसान अधिकार मंच, महिला
जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो इसमें भूमिहीन जो किसान हैं महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह भारत के सभी राज्यों में फैला हुआ है। इस मंच का उद्देश्य महिलाओं को भूमि जैसी स्थायी आजीविका संसाधन पर अधिकार उनको प्रदान करना है और उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाना है। उसके बाद है जनोदय। महिलाओं में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जनोदय की स्थापना 1987 में की गई। इसका उद्देश्य निश्चित महिलाओं और पूर्व कैदियों की स्थिति में सुधार करना था और न्याय और कानून से संबंधित मामलों को और समझौतों को जो है सुलझाना होता है। फिर इसके बाद बात की गई कोरो की, CORO। कोरो एक सामुदायिक संगठन है जो पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए कार्य करता है, मुंबई में स्थित है और सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसमें कल्याण के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए और जो है नेताओं को सशक्त करने का कार्य यह करता है। तो इस तरह से क्या है, वर्तमान समय में भी 2010 में विवाह संशोधन विधेयक के रूप में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया, जिसे 2012 में विवाह कानून संशोधन विधेयक का पदार्पण किया गया। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि भारत में जो महिलाएं हैं, ठीक है, संगठन जो लैंगिक समानता के लिए कार्यरत हैं, वहाँ पर संख्या स्थानीय, राजकीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पर कार्य करते हैं और ये संगठन जो है महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए आवश्यक शैक्षिक, आर्थिक और अन्य संसाधन प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके लिए कार्य निरंतर जो है प्रयास करते रहती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, स्वावलंबन जो है प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सपोर्ट दी जाती है, कुछ STEP के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। स्वाधार 2001 से लेकर 2002 में शुरू किया गया। यहाँ पर औरतों और लड़कियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है उनको आर्थिक सहयोग के बिना रहने को विवश है। जो लड़कियाँ जिनके पास जो रहने के लिए नहीं है या सामाजिक रूप से कोई किसी समस्या से घिरी हुई है, उनकी हेल्प की जाती है, उनको आश्रय, भोजन और कपड़े दिए जाते हैं। फिर महिलाओं को भावनात्मक सहयोग उनको दिया जाता है, उनको सलाह प्रोवाइड करी जाती है, सजेशन दिए जाते हैं, औरतों की जागरूकता के लिए कार्य किया जाता है। फिर है महिलाओं को प्राकृतिक आपदा का जो शिकार हो जाती हैं उनकी हेल्प की जाती है। और डोमेस्टिक वायलेंस और अदर एक्ट जो है 26 अक्टूबर 2006 में औरतों के घरेलू हिंसा के विरुद्ध में सुरक्षा देने के लिए जो एक्ट है वो बनाया गया। ठीक है, इस तरह से इनके बारे में जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कार्य करती हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, फिर है स्ट्रैटेजीज फॉर रेजिंग एकेडमिक अचीवमेंट फॉर द ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, कि जो लड़कियां हैं उनको जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है उसके लिए उनको किस तरह से हेल्प की जाती है। टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ गर्ल्स इन एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा के अंदर रुचि पैदा की जाती है। ठीक है, ये स्वाभाविक भी है और करना भी चाहिए। इसके लिए क्या है, विद्यालय के भवन जो है आकर्षक होना चाहिए, दोपहर का भोजन मिले उनको, पाठ्यक्रम जो है वो बच्चों की या लड़कियों की रुचि के अनुसार बनाया जाए, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए और शिक्षक जो है उसको प्रभावशाली ढंग से किया जाए। फिर है शिक्षण में रुचि रखने वाले अध्यापकों की नियुक्ति। देखिए, आज बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षण में क्या है धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस हो रही है। तो ये यहाँ पे क्या चल रहा है कि शिक्षण में जो टीचर्स रुचि रखते हैं उनको जो है मोटिवेट किया जाए, चाहे किसी भी कंसेप्ट में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, आदि प्रशिक्षण तैयार की जाए। लेकिन जो अध्यापक है वो क्या है, राष्ट्र भविष्य का निर्माता है। तो इसलिए जो है अधिक से अधिक जो है अध्यापक, विमेंस अध्यापक को या टीचर्स, लेडीज़ टीचर्स की जो है अपॉइंटमेंट की जाए। फिर है रोचक और विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम जो है वो इस तरह का बनाया जाए जो रोचकपूर्ण हो और जिससे कि आगे की फर्दर लाइफ में लड़कियों को बेनिफिट हो सके। ठीक है, हस्तशिल्प हो गया, गृह विज्ञान हो गया, उनकी रुचि के विषय हो गए, और जो है डांस हो गया, नई नई क्रिएटिव चीज़ों को सीखना हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो है कल को अपना कोई भी प्रोफेशन जो है इसमें इस फील्ड में कर सकते हैं। फिर टू चेंज द थिंकिंग ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की सोच में बदलाव करना। अब हमने क्या करना है, सोच में बदलाव करना है, जिससे क्या होगा धीरे धीरे परिवर्तन आएंगे और नए से नए जो है आविष्कार होंगे, सोच में बदलाव होगा। पेरेंट्स बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए ताकि वो अवेयर हो सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपनी आजीविका कमा सके, उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। तो यहाँ पे क्या है,
शिक्षा के महत्व को समझकर वे मात्र साक्षर ही नहीं बने अपितु विभिन्न क्षेत्रों में भी आगे बढ़े, उनके अंदर ये भावना का विकास हो, खुद का विकास करें और साथ ही साथ अपने परिवार का और समाज का विकास भी कर सकें। फिर इसके बाद है विशेष शैक्षिक सुविधाएं, स्पेशली गर्ल्स के लिए विशेष फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, जगह जगह पर जो है स्कूल खोले जाए, बच्चों को फैसिलिटीज़ दी जाए, इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, अब जो लोग गरीब हैं या इस तरह से जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको यूनिफॉर्म, भोजन, बुक्स, साइकिल, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो है निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिससे क्या है वो अपने किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रहते। ठीक है, और शिक्षा जो है प्राप्त करने में उनको सफलता प्राप्त हो जाए। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर इनिशिएटिव्स की या उचित प्रोत्साहन की। क्या है, बच्चों में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, किसी भी काम में अगर उनकी प्रशंसा कर दी जाए तो वो जो है उस काम को बड़े अच्छे से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि लड़कियां सभी विषय में अच्छे अंक प्राप्त करती हैं तो अध्यापकों और अभिभावकों दोनों को उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, उन्हें इनिशिएटिव्स देने चाहिए, जिससे क्या होगा, यदि प्यार से उन्हें समझाया जाए तो उनकी जो है शैक्षिक कमजोरियों को भी दूर किया, शैक्षिक मानसिक किसी भी प्रकार की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो क्या है, प्रॉपर इनिशिएटिव या प्रॉपर मोटिवेशन जो है बहुत बेनिफिट उनको करता है। फिर है कंपटीशन, मुकाबला, प्रतिस्पर्धा हो गई। अब कार्य क्षमता जो बढ़ रही है, सीखने को जो है वो सरल बनाती है। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जो है मुकाबले की भावना उनके अंदर भर दी जाए ताकि वो पॉजिटिवली मोटिवेट हो और जो है कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। देन क्या है, न्यू साइकोलॉजिकल टेक्नोलॉजी टीचिंग मेथड। अब क्या है, अध्यापक की शिक्षण विधि के प्रभाव निश्चित रूप से लड़कियों की उपलब्धि पर पड़ता है। यदि अध्यापक द्वारा प्रयोग की गई विधि रोचक है, अच्छी है, तो बच्चे जो है जीवन में हाथ जोड़कर जो है इस क्षेत्र में कामयाब होने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि बच्चों का जो मोटिवेशन है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। फिर है समय पर मूल्यांकन और परिणाम का ज्ञान। क्या टाइम टू टाइम इनको मोटिवेट करते रहना चाहिए, जिससे क्या हो, मूल्यांकन होता रहे, जहाँ पर भी कमियां हैं उन कमियों को सुधारा जाए और जो है साथ के साथ जो है नई नई चीज़ें अपनाई जाए, जिससे क्या हो जाए कि बच्चे जो है नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है उसका बेनिफिट उठा सकें। और जो है तो टाइम टू टाइम मूल्यांकन होता रहेगा, तो वो समय समय पर मूल्यांकन होने से उन्हें जो नियमित अध्ययन की आदत बनी रहेगी। जब उन्हें मालूम होगा कि परीक्षा होगी और उन्हें उनका मूल्यांकन किया जाएगा, तो उन्हें जल्दी से जल्दी नए कार्य और अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता उनकी बढ़ जाएगी। फिर है रेमेडियल टीचिंग। भारत में स्त्री ही शोषण का शिकार होती है। पुरुष प्रधान होने के कारण लड़के और लड़कियों के अंदर भेदभाव जो है की जाती है। तो क्या है, कुछ विशेष विषयों में पिछड़े होने के कारण ठीक है उनका जो उपलब्धि स्तर है वो नीचे रह जाता है। तो रेमेडियल टीचिंग स्कूल के अंदर जो है रेमेडियल टीचिंग की क्लासेस या एक्स्ट्रा क्लासेस जो है चलाई जाए, जिससे कि और जो कि बच्चों को फ्री प्रोवाइड की जाए, जिससे कि वो अपनी जो उनकी कमियां हैं उनको पूरा कर सकें और इसका बेनिफिट उठा सकें। फिर है प्रोविजन फॉर मिड डे मील्स, फिक्सेशन ऑफ गोल्स एंड अडल्ट एजुकेशन। अब क्या करना है, बच्चों को स्कूल में बुलाना है, उनको जो है फ्री चीज़ें प्रोवाइड करें, फ्री उनको जो है यूनिफॉर्म दें, इवन उनको मिड डे मील दें, ताकि जो है एक समय का भोजन वो अच्छे से कर पाए जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशंस हो। ठीक है, तो क्या है कि अगर उन्हें दोपहर का भोजन मिलेगा तो इस सोच के साथ सभी पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजेंगे, जिससे क्या होगा, पढ़ेंगे भी और साथ में भोजन भी उनको मिल जाएगा। वहीं पर क्या है, कुछ जो है गोल जो है हमारे निश्चित होने चाहिए, कुछ टारगेट्स हमारे होने चाहिए जिनको अचीव करने के लिए बच्चों को जो है प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, इसी तरह अडल्ट एजुकेशन है, अडल्ट एजुकेशन होगी। ठीक है, लड़कियों की शिक्षा के प्रति सचेत होंगे, जैसे जैसे पेरेंट्स अवेयर हो जाएंगे, पेरेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, वैसे उसको बच्चों के लिए भी अवेयर होना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ना घर का विकास होगा, ना और सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे पढ़ेंगे या पेरेंट्स पढ़ेंगे तो घर के बारे में नॉलेज होगी, ऑल अराउंड द वर्ल्ड धीरे धीरे जो है उनकी नॉलेज है वो बढ़ती चली जाएगी। जहाँ सारा समाज जो है विकसित होगा, जहाँ घर छोटे छोटे घर परिवार विकसित होंगे, वहीं पर सारा समाज जो है विकसित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती हैं इन द कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, और क्या करते हैं, गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन को, गर्ल्स एजुकेशन को प्रोवाइड क्या करना, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बालिकाओं के लिए टेक्निकल कॉलेजेस जो है संस्थाओं की स्थापना करना, संस्थाओं की मदद करना जो शिक्षा में निरंतर कार्य कर रहे हैं,
ठीक है। शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत अलग अलग विभागों की स्थापना करना, संयुक्त शिक्षा कोर्स की स्थापना करना और ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्रों में शिक्षकों हेतु आवास की व्यवस्था करना। ठीक है, इस तरह से जो है इन चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी तो जो लैंगिक असमानता है वो भी कम होने की जो है काफ़ी हद तक जो है में हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। फिर आर्थिक प्रेरक है कुछ जो है, जैसे निःशुल्क एजुकेशन हो गई, छात्रवृत्तियाँ दें, भोजन दें, मुफ्त वर्दियाँ दें। फिर अधिक से अधिक शैक्षिक सुविधाएं उनको प्रदान करें, महिला शिक्षिका के अभाव को पूर्ण करना। ठीक है, और व्यस्त महिलाओं हेतु सामाजिक शिक्षा को दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम है अनुकूल बनाना चाहिए, रुचि से संबंधित होना चाहिए, उचित प्रशासन होना चाहिए और उचित सामाजिक अभिवृद्धि होनी चाहिए, जिससे कि जो है इस क्षेत्र में विकास जो है वो अधिक से अधिक किया जा सके। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी के साथ जो है हमारा जो है आज का जो टॉपिक है इनइक्वालिटी वाला वो ख़त्म हो रहा है, जिसमें हमने बात की गवर्नमेंट की और नॉन ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स के बारे में कि किस तरह से इनइक्वालिटी को दूर कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।